हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप PG3 फिजिक्स। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में। हम समझेंगे व्हाट आर द यूनिट वेक्टर्स एंड वो किस तरीके से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हम समझेंगे कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का रिजोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है, उनके कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसी वीडियो में हम साथ ही साथ हम जानेंगे कि कोई भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है और जब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है। तो काम शुरू करते हैं और इस वीडियो में अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे यूनिट वेक्टर्स को। यूनिट वेक्टर्स के बारे में समझते हैं क्या है। यूनिट वेक्टर्स आर दैट वेक्टर्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 1। यूनिट वेक्टर्स जनरली कैप आई, कैप जे और कैप के से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कैप ए एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये किसके इक्वल होगा, कैप ए इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए अपॉन ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोल रहे हैं कोई भी यूनिट वेक्टर है, चाहे वो कैप ए हो, कैप बी हो, कैप सी हो या आई जे के हो, उन सब की वैल्यू 1 होती है और एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कैप ए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखा रहा है, वो एक्स वाई जेड नहीं, वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो अब इसकी वैल्यू निकली कैसे, ये देखिए। ये कैप ए इक्वल्स टू, मान लीजिए कि वेक्टर ए कोई डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वैल्यू है 5 मीटर ड्यू ईस्ट। ये होगी वेक्टर ए की वैल्यू, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये होगी डायरेक्शन। अपॉन में ये मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब है मैग्नीट्यूड रखना, ये हो गया 5 मीटर। तो ये दोनों सॉल्व होने के बाद में वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 1 ड्यू ईस्ट। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, केवल और केवल ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कैप ए ईस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, वेस्ट को, साउथ, नॉर्थ को, साउथ को, किसी भी डायरेक्शन को दिखा सकता है। कैप बी ले सकते हैं, कैप सी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, समझाने वाली बात है। लेकिन जब बात आती है एक्स वाई जेड एक्सिस की, इस तरीके से जब आप एक्स वाई जेड एक्सिस को बनाते हैं तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 यूनिट वेक्टर्स ले रखे, जिन्हें कि हम लिखते हैं कैप आई, कैप जे एंड कैप के। जैसे कि आपको मैं ये 3 वेक्टर, आई रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, कैप जे रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को और कैप के रिप्रेजेंट करेगा जेड एक्सिस को। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने माना कि कैप आई यूनिट वेक्टर है किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब मान लेते हैं उस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज दैट वो 10 मीटर है ड्यू एक्स एक्सिस एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 मीटर। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इसे कैप आई को इस तरह से दिखाते हैं, कैप आई इक्वल्स टू वेक्टर एस अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एस फॉर द एक्स एक्सिस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मीटर ड्यू एक्स एक्सिस अपॉन 10 मीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होने के बाद में कैप आई विल रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। ये कन्वेंशनली हमने क्या करा, कैप आई को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मान लिया। इसी तरीके से कैप जे कन्वेंशनली किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को, और कैप के कन्वेंशनली रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। लेकिन इन सब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इन सभी का मैग्नीट्यूड, कैप आई, कैप जे, इन सब का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका किसी भी जब फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, बट वो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है इसको भी समझते हैं। उससे पहले एक बात और समझ लें। इसी डायग्राम के अंदर अगर आप बोलते हैं ये एक्स वाई जेड एक्सिस किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी प्लेन का काम कर रहा है, तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये 1 मीटर हो, यहाँ पर 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। ऐसे ही आप वाई एक्सिस पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर ले लीजिए। ऐसे जेड एक्सिस पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर ले लीजिए। तो
ऑरिजिन से जो कैप आई, कैप जे और कैप के हैं वो हमेशा कहाँ पर यूज़ किए जाएंगे, वो यूनिट वैल्यू पर यूज़ किए जाएंगे। यानी कि जो एरोज़ आप लगा रहे हैं ना ये यूनिट वेक्टर के लिए, ये हमें हमेशा उस एक्सिस की यूनिट वैल्यू पर लगाए जाएंगे। जैसे कि 1 मीटर यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। अगर आप मीटर नहीं लेते हैं, फोर्स लेते हैं तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। आप बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर वेलोसिटी ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, 2 मिलीमीटर पर सेकंड, 2 मिलीमीटर पर सेकंड, 2 मिलीमीटर पर सेकंड। कुल मिलाकर ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि जो कैप आई, कैप जे, कैप के यूनिट वेक्टर्स हैं वो ऑरिजिन से हमेशा यूनिट वैल्यू पर लगाए जाते हैं, जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, आप लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इक्वल टू हो जाएगा 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे प्लस 5 कैप के। तो इसका मतलब मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स वाई जेड एक्सिस यानी 3 एक्सिस पर, इस तरीके से 3 एक्सिस पर है, एक्स पर, वाई पर और जेड पर कोई पार्टिकल है। इसकी लोकेशन क्या है, अगर मैं इसे सेंटीमीटर कर दूँ थोड़ी देर के लिए तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर पर है, ये पार्टिकल वाई एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर पर है और ये पार्टिकल जेड एक्सिस पर 5 सेंटीमीटर है। जैसे कि अगर आप इसको सेंटीमीटर बोलते हैं तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर में हो गई। अब एक्स वाई को ले लेते हैं, एक्स पर 2 सेंटीमीटर और वाई पर 4 सेंटीमीटर, ये रहा। ये इस तरीके से आपका लगभग यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में इस पार्टिकल की लोकेशन ये होगी, जिसे हम ए नाम दे देते हैं। लेकिन z तो रह गया है, तो z के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन, z के लिए बाहर की तरफ आएगा, यानी कि लगभग 5 सेंटीमीटर अगर हम ये मान लें ये बाहर की तरफ है, तो पार्टिकल x पर 2 सेंटीमीटर, y पर 4 सेंटीमीटर और z एक्सिस पर 5 सेंटीमीटर की लोकेशन पर है। जैसे कि आप किसी कमरे में खड़े हुए हैं और उस कमरे में किसी कॉर्नर से आपकी लोकेशन एक्स वाई जेड एक्सिस पर ट्रैक की जा सकती है। कोई भी उड़ता हुआ पंछी हो गया, ड्रोन हो गया, एरोप्लेन हो गया, सारे के सारे अगर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ ये 3 डायमेंशनली चलते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पर मोशन कर रही होते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल तो ये यूनिट वेक्टर्स थे और इनको निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जाम्पल की हेल्प से। इसके बाद में अब इसी के लिए जैसे आपने वेक्टर एस लिया है, इसके लिए अगर आपको यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कैप एस की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा वेक्टर एस अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर एस। अब इसको मैं थोड़ा आपको न्यूमेरिकली बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। ये वेक्टर कैप एस इक्वल टू हो जाएगा 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे प्लस 5 कैप के अपॉन में अंडर रूट। ये मोड वेक्टर एस निकालने का तरीका क्या है कि आई के टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस जे के टर्म का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस के टर्म का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास में आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे प्लस 5 कैप के। इस तरीके से आपके पास में नीचे आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25 और सॉल्व होकर आपके पास में फाइनली आंसर आ जाता है इसका 16 प्लस 4 20 और 25 45 आपका हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट 45 कैप आई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 45 कैप जे प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 45 कैप के। अगर ये सेंटीमीटर में है तो इस सारी वैल्यूज़ सेंटीमीटर में होंगी, यानी एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी आती है 2 अपॉन अंडर रूट 45, 4 अपॉन अंडर रूट 45 बाई एक्सिस पर और 5 अपॉन अंडर रूट 45 जेड एक्सिस पर इसके यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू रहेगी। किसकी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वेक्टर की। तो यहाँ पर देखा, और बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपको हैंड टू हैंड दे दूँ आपको। मैं जैसे शुरू में बताया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पर जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर कैप एस का, तो अंडर रूट में 2 स्क्वायर अपॉन 45 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में 45 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 45 का होल स्क्वायर, यानी कि ये सॉल्व होकर आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि जो मैंने कहा है यहाँ पर एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे
स्क्वायर लगाकर, तो फाइनली जो यूनिट वेक्टर है, कोई भी यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल ही आनी है। ये इसका काम केवल डायरेक्शन बताना होता है, कैप आई कैप जी कैप के, ये क्या काम करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पर डायरेक्शन बताते हैं। बाकी अगर कहीं भी आप कैप एस कैप आर कैप ए कैप बी लगाते हैं तो उसका मतलब है वो अननोन डायरेक्शन है, यू हैव टू फाइंड दैट। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, the unit vectors cap I, cap j, cap k which are mutually perpendicular to each other on the x, y, z axis are called the orthogonal unit vectors। ये कहलाते हैं। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी सपोज दैट वेक्टर f ले लेते हैं फोर्स के लिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। आप अलोंग x एक्सिस लेके चलते हैं, जैसे कि अलोंग x एक्सिस कैप आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर एफ। तो यहाँ पर द वेक्टर एफ अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि वेक्टर एफ इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर एफ कैप आई। ऐसे ही वेक्टर इसे एफ एक्स बोल देते हैं, वेक्टर एफ वाई अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स एफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर एफ अपॉन वेक्टर एफ मल्टीप्लाई विद कैप जे। ऐसे ही आप इसे वेक्टर एफ जेड लेते हैं अलोंग जेड एक्सिस, तो हो जाएगा एफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर एफ कैप के। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 2 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी हो गई फोर्स की, 2 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 4 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस और 6 न्यूटन अलोंग जेड एक्सिस। केवल और केवल कहने का मतलब ये हो गया कि आई जे के का काम होगा एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना, और ये बाकी मैग्नीट्यूड्स आपके होंगे। यहाँ पर ये एक्स वाई जेड इसलिए रिप्रेजेंट कर दिए, एक्स वाई जेड यहाँ पर इसलिए लिखे रूट में, जैसे कि क्लियर हो जाए कि हम किस एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं। तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे के को, व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस इन अ प्लेन। इसके बाद में हम आते हैं एक छोटा सा टॉपिक, इसे भी कवर कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। मान लीजिए आपके पास में वेक्टर एस यानी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और एन कोई रियल नंबर है, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 1, सपोज एन पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये जो नई रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो हो जाएगी एन इंटू वेक्टर एस। कहने का मतलब ये हो गया, जब भी किसी रियल नंबर का किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है और ये मल्टीप्लायर हो जाती है, बाकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 2, अगर मान के चलिए एन आपके पास नेगेटिव है, तो जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी है, जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कही जाएगी, वो भी नेगेटिव हो जाएगी और संग की संग उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। नंबर 3, जैसे कि मैं यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 बोल दूँ या 5 बोल देता हूँ, तो ये 5 टाइम्स फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर ले रखा है, तो यहाँ पर 5 5 25 मीटर हो जाएगा अलोंग वॉट एवर द एक्सिस, और 5 5 25 अलोंग वॉट एवर द एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, इसके बाद में अगर आप लेके चलते हैं n इक्वल्स टू 0, तो जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी है वो एक नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाएगी, इसकी वैल्यू 0 रहेगी, इट हैज़ नो सेंस ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। तो जीरो वेक्टर जो है वो दरअसल ऑरिजिन की पोजीशन को भी दिखाता है या किसी ऑब्जेक्ट के स्टेशनरी पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। ओके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को समझाने के लिए डायग्राम बनाया, जिसमें कि ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने वेक्टर एल ली है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। इस तरीके से
इस वेक्टर एल फिजिकल क्वांटिटी के दो कंपोनेंट हैं, वेक्टर एल एक्स, वेक्टर एल वाई। इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओ से लेकर बी तक इस वेक्टर एल की वैल्यू एक्स एक्सिस पर है और ओ से लेकर ए तक इस वेक्टर एल की वैल्यू वाई एक्सिस पर है। तो जनरली आप क्या करते हैं, जो आपने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा है वहाँ से आप क्या करते हैं, वेक्टर एल इक्वल्स टू वेक्टर एल एक्स प्लस वेक्टर एल वाई, ये आपके पास में आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इस तरह से आप लिख देंगे एल इक्वल्स टू अंडर रूट में एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। वैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हो, लेकिन एल एक्स एल वाई की कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को ही फाइंड करना हमारा पर्पज़ है। अब फाइंड कैसे करते हैं यहाँ पर समझिएगा। इसके लिए हमें इस डायग्राम के पास आना पड़ेगा। हमने जैसे कंपोनेंट बनाए हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ओ बी सी। आपने ओ बी सी लिया, इस ओ बी सी में आपने लगाया कॉस थीटा, या आपको अगर एल एक्स फाइंड करना है तो कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस बी ओ अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि ओ सी। इस तरीके से कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एल एक्स अपॉन में हाइपोटेनस एल। वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप डायरेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर एल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा एल कॉस थीटा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो कंपोनेंट आपको वेक्टर एल एक्स नहीं पता था उसकी वैल्यू अब कितनी आ चुकी है, एल कॉस थीटा। यानी कि ये वाला जो आपकी मेन फिजिकल क्वांटिटी है मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा, या हम इसे डायरेक्शन ऑफ एल बोलते हैं फॉर द एक्स एक्सिस। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी में आप लगाइए साइन थीटा। साइन थीटा जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, साइन थीटा इक्वल्स टू लेंथ यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ओ सी। बी सी कितना है आपके पास में, सॉरी एल वाई है ये, तो एल वाई करेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। एल वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में एल साइन थीटा। ये कंपोनेंट किसके हो गए, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एल। एल की कंपोनेंट है एल एक्स और एल वाई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पर फाइंड रख देते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। फाइनली आपके पास में एल निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल्सो जो भी हम कह रहे थे उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल साइन स्क्वायर थीटा। एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये इक्वल्स टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर यानी एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। यही थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर लिखा था। इस तरीके से आप किसी फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कंपोनेंट पता कर सकते हैं। बेस से अगर एंगल आपको पता है आप वर्टिकल से भी ले सकते हैं, उस केस में एल एक्स एल वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये बेस से एल एक्स और एल वाई की वैल्यू कॉस और साइन में आती है। इसके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से है, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये क्वेश्चन है, डायग्राम मैंने सामने बना दिया है। 4 न्यूटन का फोर्स है, 30 डिग्री से एक्स एक्सिस पर ये लग रहा है। ये कोई पार्टिकल है, जैसे आप इस तरह से खींच रहे हैं, इस तरह से फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है ना। तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स पर एक वाई पर, वो हमें पता करना है। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के लिए इसका नाम हम दे देते हैं फोर्स का एफ एक्स, और वाई एक्सिस के कंपोनेंट के लिए इस फोर्स का नाम दे देते हैं एफ वाई। तो अगर आपको एफ एक्स निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस 30 डिग्री या थीटा, एफ कॉस 30, एफ की वैल्यू कितनी है 4, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये कट क्या आपका आंसर आ जाएगा 2√3। ऐसे ही एफ वाई आपके पास में कितना आ जाएगा, एफ साइन 30 डिग्री, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एफ इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 2। अगर आप इसकी ये चेक करें
कि आपका आंसर वास्तव में सही है नहीं, तो इसके लिए आप f की वैल्यू निकाल लें। हालांकि ये सही है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो अंडर रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आप कर दीजिए, इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर के लिए 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आपके पास में सॉल्व होकर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा अंदर 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 प्लस 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 16 अंडर रूट में, और अंडर रूट 16 इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 न्यूटन की। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट की। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टर्म्स और देखते हैं हम। एक इस टॉपिक को और करते हैं, इसका नाम है पोजीशन वेक्टर इन प्लेन। ये सारे टॉपिक्स आपको आगे चल के बहुत हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें मैंने 3 प्लेन लिए हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। एक्स वाई प्लेन के लिए मैंने कोई पोजीशन वेक्टर आर मान रखा है, जैसे कि पिछले अभी क्वेश्चन में वेक्टर एफ था। तो इसकी पोजीशन किसी पॉइंट पर एक्स और वाई है, जैसे कि आप 5 और 4 बोलते हैं। ये पॉइंट हमने सी नाम दे दिया इसका, यहाँ पर ये सी है इस तरह से। ऐसे ही वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में कोई पॉइंट डी है, यहाँ पर वेक्टर आर की पोजीशन वाई और जेड है, ये वाई और ये जेड। ये डिस्टेंस ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इनसे। ऐसे एक्स और वाई है। तीसरा जेड एक्स प्लेन है, यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू है एक्स एक्सिस, इस वेक्टर आर की वैल्यू एक्स एक्सिस पर एक्स है, वाई जेड एक्सिस पर जेड है। तो इस तरीके से अगर आप इसे ई का नाम दे दें तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जेड एक्स के एक्स कॉमा जेड। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आपको निकालना है सपोज वेक्टर आर। तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे। अगर यहाँ पर आपको वेक्टर आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, वाई कैप जे प्लस जेड कैप के। अगर आपको यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स कैप आई प्लस जेड कैप की। बिल्कुल पहले की तरह ही है, बस इनकी नेम चेंज हो जाएंगे। अगर इनका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती हैं, और इनके कंपोनेंट एक्स वाई जेड प्लेन पर फाइंड करके आप इनके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी जो पहले कर रहे थे वो पोजीशन वेक्टर था, उसमें हम केवल ये बता रहे थे कोई भी पार्टिकल किसी पोजीशन उसकी कैसे ट्रैक की जाती है, जैसे कि अपन ने देखा था वो एक्स वाई पर था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर को समझने के लिए मान लेते हैं कोई पार्टिकल ए पर था जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं। अब ये पार्टिकल पोजीशन बी पर आ जाता है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो इस तरीके से इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस पार्टिकल ने, वो हो जाएगा डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमने माइनस कर दिया यहाँ पर, लेकिन आपके पास में वेक्टर r1 की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, डेल्टा वेक्टर डेल्टा r इक्वल्स टू आ जाएगा r2 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए x2 कैप आई प्लस y2 कैप जे माइनस x1 कैप आई माइनस y1 कैप जे। तो इस तरीके से जो पोजीशन वेक्टर है आपके पास में कितना आ जाएगा, ये कैप आई की वैल्यू से एक तरफ कर लें तो x2 माइनस x1 कैप आई प्लस y2 माइनस y1 कैप जी, ये आपके पास में पोजीशन वेक्टर आ गया। इन 3 डायमेंशन हो, यानी कि x, y, z प्लेन में हो कोई पार्टिकल, यानी कि z एक्सिस पर भी हो, किसी z एक्सिस इस बोर्ड से बाहर की तरफ होगा, तो उस केस में पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा r इक्वल्स टू x2 माइनस x1 कैप आई प्लस y2 माइनस y1 कैप जे प्लस z2 माइनस z1 कैप के। ये 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इनमें से किसी एक का, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर मॉड ऑफ वेक्टर डेल्टा आर, या फिर ये हो जाएगा, इसे हम डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स की टर्म का स्क्वायर प्लस वाई की टर्म का स्क्वायर प्लस जेड की टर्म का स्क्वायर।
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। जैसे डेल्टा आर की जगह आप आर भी बोल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ भी एक्स आई के टर्म का स्क्वायर और जे के टर्म का स्क्वायर लगेगा अंडर रूट में। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसका भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि हमें बात आसान से समझ में आ जाए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझाने के लिए एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें कि कोई पार्टिकल है जो इसकी इनिशियल पोजीशन ए पर थी और उसके कोऑर्डिनेट्स थे 2,3। इस तरीके से इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाता है वेक्टर r1, ये एरो लगा रखा है यहाँ पर इनिशियल के लिए, और फाइनली ये पहुँच जाता है बी पॉइंट पर जिसकी पोजीशन होती है 6,4 कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। और ये आप इसकी डायरेक्शन दिखाई है कि ए से बी की तरफ चला है, यानी कि अब तक जो आप पढ़ते आ रहे थे इस तरीके से, ये बिल्कुल उसी के एग्जाम्पल है XY प्लेन में। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमें अगर पोजीशन वेक्टर r निकालना है तो वो तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 कैप i प्लस y2 माइनस y1 कैप j, यानी कि थोड़ा सा अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो वेक्टर r इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर r2 माइनस पोजीशन वेक्टर r1 था। अब वेक्टर r निकाल लीजिए, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 2 कैप i प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 3 कैप j। तो वेक्टर r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कैप i प्लस 1 कैप j, यानी कि इसकी पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, इसका x एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है अगर ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, और y एक्सिस पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर का। इसका अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, वेक्टर r मॉड ऑफ वेक्टर r इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड कहा जाता है, इसका तरीका वही है, x के टर्म का स्क्वायर प्लस y के टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 1 ज़ा 1, यानी कि अंडर रूट 17 यूनिट या सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का। तो आई होप कि आपको ये यूनिट वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और इनका एक बार रिवीजन प्रैक्टिस करें। अपनी तरफ से क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।